हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम एल एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ सी एफ टीवी की। मेजर गौरव आर्य सर का है चैनल द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। तो उन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिड दाऊद इब्राहिम हैव पाकिस्तानी जर्नलिस्ट किल्ड। तो एपिसोड 107 है। तो भाई लोग, बात ऐसी है, वीडियो स्टार्ट करने पहले मैंने आपको आज से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले बोल दिया था कि ये पुर्किस्तानी कोई कारस्तानी है। वो किसी डॉक्यूमेंट्री पे कई लोग कह रहे हैं कि काम कर रहा था, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। ठीक है, इनको मरवाने का काम पुर्किस्तानियों ने किया है। तो ये आज मेजर गौर वारिया सर भी यही बता रहे हैं मेरे ख्याल से कि ये दाऊद इब्राहिम ने किया है। चाहे दाऊद ने किया हो या किसी ने किया हुआ। तो ये मैंने पहले ही आपको प्रिडिक्शन कर दी थी आज से हफ्ता 10 दिन पहले जब इसकी मौत हुई थी। तो मैंने एक वीडियो में आपको बोला होगा, जो रेगुलर व्यूअर है उनको पता है, मैंने बोला था कि इसको मरवाने में पुर्किस्तानियों का हाथ है। ठीक है, तो पुर्किस्तानियों ने इसको मरवाया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो के बीच बीच में भी मैं अपना तबसरा करता रहूंगा जैसे मेजर गौरवारी है सर की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बीच बीच में बातें हो जाए ताकि एंड में फिर पूरी बातें कई बार मैं भूल जाता हूं, क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी। तो बीच बीच में मैं छोटी छोटी बातें करता रहूंगा। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं तो आपको पता होगा कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो सही हो रही हैं। अब धरने धुरने जो चल रहे हैं सब ड्रामे हैं। ठीक है, ये ड्रामों का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब मिली भगत है। और इनका बेड़ा गर्क चाहे इमरान खान रहे चाहे ना रहे, बेड़ा गर्क आप ये लगा के चलो कि पक्का है। राजनाथ सिंह सामने भी, अब मैंने जो बातें बोल रहा हूँ 2030 से पहले पीओके वापस आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और वो बातें सच्ची होती जा रही हैं। अब देखते जाओ, 2030 से पहले राजनाथ सिंह सर ने बोल दिया है कि पीओके हमें वापस लेना है, जीबी एंड पीओके। आप बातों को मैच करो। ब्लू प्रिंट प्रिंट मैं कभी कब से बोल रहा हूँ। अब मेरे को साल डेढ़ साल हो गया, इंडिया ने ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है पीओके जीबी के वापस लाने का। बस टाइम, डे और टाइम की वेट कर रहे हैं। एक गलती, पाकिस्तान की एक गलती के इंतजार कर रहे हैं और डन हो जाएगा 2030 से पहले। चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो के बीच में भी मैंने तबसरे कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे साथ पूरी वीडियो देखिए। आपको मेरी बातें ना, मैं जो बातें बताता हूँ, जो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं ना, जितने भी व्यूज आते हैं उसमें से 5% या 2% ही हैं जो लोग फुल वीडियो देखते हैं और उनको पता है कि जो ये नेशन फर्स्ट भाई बोल रहा है ना, ये बातें इसने पहले की हुई हैं। मेरे को बार बार रिमाइंड इसलिए करानी पड़ती है क्योंकि आधे लोग देखते नहीं है, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता ठीक है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप फुल वीडियो देखा करो। एक ही तो वीडियो लेके आता हूँ मैं एक दिन में, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। आप एक वीडियो को भी अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी मर्जी, जाओ फिर पाकिस्तान के तो है ही है चैनल, 10-10 वीडियो आती हैं, सारा दिन बैठे रहो देखते रहो उनके चैनल्स। क्योंकि ये मैंने देखा है, अपने हिंदुस्तानी भाई ना फुल वीडियो देखते हैं उनकी, जाके उनके स्टैट्स मैंने देखे हैं। मेजर गौर वारियर सर की अगर वीडियो या कोई भी वीडियो इंडियन कंटेंट की उन्होंने देखी होती हैं, इंडिया में पहले देख चुके होते हैं पाकिस्तान की, लेकिन फुल वीडियो देखते हैं वो। ठीक है, वो उनको करो सपोर्ट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो शुरू में से ये चैनल इसलिए बनाया था अपने हिंदुस्तान के लिए, नेशन फर्स्ट इसलिए नाम रखा था कि मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान पहले है। उसमें एक आए बंदा चाहे 1 करोड़ आ जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ये है कि मैंने अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बीच बीच में भी तबसरे करूंगा, बोलूंगा। चलो बाकी आपकी मर्जी है, रहना रहिए एंड तक, नहीं रहना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। या चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इसके पहले कि आप पूरा वीडियो देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मैं हैप्पी इन्फेंट्री डे और हैप्पी कुमाऊं डे में विश करना चाहता हूं। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि ये इन्फेंट्री डे और कुमाऊं डे क्यों है। दोस्तों, सिलसिलेवार समझाता हूं आपको। बात यह है कि कुमाऊं डे ये इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में 1945 में 19 हैदराबाद इन्फेंट्री, ये 19 कुमाऊं रेजिमेंट बनी थी। फिर बाद में इसको कुमाऊं रेजिमेंट बोला गया। तो कुमाऊं रेजिमेंट की तो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो हैदराबाद इन्फेंट्री की हैं। तो वहां पे कुमाऊनी गए थे लड़ने के लिए और हिल ट्रूप्स गए थे। उस जमाने में तो यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था,
जो अंग्रेज बोलते थे, फिर उत्तर प्रदेश बना, फिर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया बाद में, फिर उत्तराखंड बन गया। तो ये थोड़ा सा इतिहास था। तो उस दिन को हम मनाते हैं जब ये 19 हैदराबाद इन्फेंट्री से इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ और ये बन गई 19 कुमाऊं रेजिमेंट, यानी 19 कुमाऊं रेजिमेंट। और फिर उसके बाद ये कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से, जिसकी फिर 1 कुमाऊं, 2 कुमाऊं, 3 कुमाऊं, 4 कुमाऊं, मैं जैसे 17 कुमाऊं का हूं। 1 कुमाऊं अभी कुछ कुछ चेंज भी हो जाते हैं यूनिट्स, जैसे कि उनका काम बदल जाता है। 1 कुमाऊं जो है, जो पहली यूनिट है 1 कुमाऊं, वो 3 पैरा एसएफ है। तो 3rd बटालियन द पैरा स्पेशल फोर्सेस वो एक्चुअली 1 कुमाऊं है। और जो 14 कुमाऊं है, 14 कुमाऊं, वो 5 मैक है। तो अभी भी आपको रसल्स लायन और कालिका माता की जय और ये सब आप 3 पैरा में जाएंगे, 3 पैरा एसएफ में या 5 मैक में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। पूरा कुमाऊनी चीज़ें ही मिलेंगी वहाँ पे। अभी भी वो ट्रेडिशंस वहाँ पे जिंदा हैं, अलाइव हैं। तो ये हमारी रेजिमेंट कुछ इस तरीके से फॉर्म हुई और है वैसे 200 साल पुरानी। हेनरी रसल वॉज द पर्सन हु वॉज द फाउंडर, इफ यू कैन यूज द वर्ड फाउंडर ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट। और जो हमारा जो निशान है उसको रसल्स लायन बोलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ था, इसलिए आज कुमाऊं डे भी मनाया जाता है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। इसके अलावा मैं आपको समझाता हूँ इन्फेंट्री डे क्यों मनाया जाता है। इन्फेंट्री डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज की तारीख 27 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को महाराजा हरी सिंह, जो जम्मू और कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा कि हाँ, जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्होंने 26 तारीख को साइन करा क्योंकि उस जमाने में काफी वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी कबायली घुस गए थे। और फिर उन्होंने बोला कि आप इंडियन आर्मी भेजिए हमारी मदद करने के लिए। तो यहाँ से जो इतिहास में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ आपको, कि फिर यहाँ से बोला गया, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने बोला कि नहीं, पहले आप भारत में सम्मिलित हो जाइए, भारत का हिस्सा बन जाइए, तभी तो भारत फौजें भेज पाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर अलग ही रहे, फिर भारत कोई बाहर थोड़ा ना फौज भेजेगा अपनी। तो उन्होंने फिर महाराजा ने, जैसे बाकी 500-600 राजाओं, महाराजाओं, नवाबों ने भारत का साइन करा था, सेम चीज़, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम। उसमें सिर्फ राजा महाराजा का नाम चेंज हुआ था। और जैसे अगर कुछ और था तो उसके आगे जम्मू और कश्मीर लिख दिया गया, बस नाम और 1-2 नाम चीज़ चेंज हुई, डेट चेंज हुई, बाकी फॉर्मेट वही था। तो 26 अक्टूबर को उन्होंने साइन करा और 27 अक्टूबर को 1st बटालियन द सिख रेजिमेंट वहाँ पे लॉन्च हो गई। तो दोस्तों आज की तारीख में, यानी कि 27 अक्टूबर में 1st सिख वहाँ पे लैंड हो गई। और उसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ पे आई 4 कुमाऊं। और मैं आपको इतिहास इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है कल से हैप्पी इन्फेंट्री डे, हैप्पी कुमाऊं डे। इनके पीछे स्टोरीज क्या हैं। और बैटल ऑफ बडगाम वो लड़ाई है जहाँ पे 4 कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा ने भारत का पहला परमवीर चक्र जीता था। और 4 कुमाऊं थी यूनिट। फिर 4 कुमाऊं ने और भी बड़ा काम करा। 1965 में, 1971 में सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत को 1984 में एक यंग 27-28 साल के कैप्टन संजय कुलकर्णी थे, आज वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, शौर्य चक्र, वो अपनी टीम को लेकर गए थे। उसमें पूरे कुमाऊनी थे उस टीम में इनिशियली, और वो लोग गए थे वहाँ पे और सियाचिन ग्लेशियर पे भारत का तिरंगा फहरा दिया वहाँ पे। और भी कई लड़ाइयाँ हैं, आपने सुना होगा भदूरिया जो मेरी यूनिट ने लड़ी थी। और मैंने आपको मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में बता ही दिया है, परमवीर चक्र उनको मिला था। बैटल ऑफ बडगाम, बैटल ऑफ रजांगला 13 कुमाऊं की है, मेजर शैतान सिंह, उनको परमवीर चक्र मिला। तो ऐसी कई सारी हमारी रेजिमेंट की कहानियां हैं। तो आज इन्फेंट्री डे भी है और कुमाऊं डे भी है। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। मेरी तरफ से भी, नेशन फर्स्ट की तरफ से भी आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं इस इन्फेंट्री डे पे। भाई लोग, जैसे मेजर गौरवारे सर बताते हैं ना, ये भी बातें आप कई बार लगता होगा कि आपको, जब मैं भी बोलता हूँ, जब मेजर गौरवारे सर बोलते हैं, या कोई और बोलता होगा, आपको लगता है कि ये बार बार वही बातें रिपीट करते रहते हैं। भाई बातें रिपीट इसलिए होती है कि हमारे भेजे में ये बातें चिपक जाएं, ये हमारी हिस्ट्री है, ठीक है। तो जो मेजर गौरवारिया सर आपको बार बार कई बार बातें बताते रहते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि आपके दिमाग में घुस जाए, क्योंकि 1 बारी 2 बारी 3 बारी कई बार घुसती नहीं है बात लोगों के दिमाग में। तो यही बातें मेजर गौरवारे सर इसीलिए बार बार हमको समझाते हैं। मैं हमेशा कभी भी इनको ये नहीं कहता कि इन्होंने ये बात रिपीट कर दी, ये बार बार बोलते हैं, ये बार बार, कई लोगों की आदत है
कई लोग इसी वजह से चैनल देखना बंद कर देते हैं कि ये तो एक ही बातें कर, बात एक नहीं होती, उस बात का मतलब समझा करो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बात को ना आप कई लोगों के आप देखा होगा कि आप बार बार कहते रहते हो फिर भी लोगों को बात समझ नहीं आती, लोगों के बात याद नहीं रहती। ये बातें याद कराई जाती हैं, हमें अपनी हिस्ट्री याद रखनी चाहिए, यहाँ दिल में बसा के रखनी चाहिए। कई चीजें होती हैं हम भूल जाते हैं, फिर हमें याद कराई जाती हैं, हम अपने दिल में रखते हैं ये चीजें, इसलिए मेजर गौरव सर नहीं करते हैं। चलिए, जैसे जैसे मेजर गौरव सर बात करते रहेंगे मैं भी बीच में आपके साथ बात करता रहूंगा। अच्छा, अब मेरे पास कुछ खबरें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, एक बड़ी अजीब सी खबर है, मैं आपको पहले शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद थोड़ा सा चाइना के बारे में, रशिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊंगा। चाइनीज माल नकली होता है, दुनिया को पता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करना, ये चाइनीज के लिए बायात का वो काम ही यही करते हैं। उनका रोज का यही है कि कहीं से कोई टेक्नोलॉजी चोरी करी, छाप के सस्ते में बना के दुनिया को बेच दी। और अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजी को चोरी करते करते चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। तो आपने सुना होगा नकली मोबाइल फोन, नकली ये नकली वो। एक बार चाइना ने पूरे एप्पल के स्टोर नकली बना दिए थे। वो तो फिर वो कोई गया बेचारा भला आदमी एप्पल का चाइना, तब उसको पता लगा कि एप्पल का जो स्टोर है वो, उसने देखा एप्पल का स्टोर है, उसने बोला एप्पल का तो स्टोर है ही नहीं चाइना में। एक टाइम की बात कर रहा हूं। तो पता लगा चाइनीज ने पूरा एप्पल का स्टोर नकली कर दिया था। अब लेटेस्ट खबर क्या है? अच्छा, इसके मेरे को भी याद आया, मैं आज से 15 नहीं 18-20 साल पहले की बात होगी। तो मेरे पास भी एक नोकिया का N91 मोबाइल आया था। कोई बंदा चाइना गया था, मेरा फ्रेंड ही था, तो वहां से वो चाइना के नकली लेके आया था N95। और नोकिया के फोन उस टाइम ज्यादा चलते थे, नोकिया के फोन बड़े मशहूर थे। तो वहां से वो लेके आया था 5-7 नोकिया के फोन, और अलग अलग मॉडल थे। मेरे को उसने N95 दिया था, मैंने भी 3-6 महीने 6 महीने चलाया था ओरिजिनल 95। और उसको रख लो ना, आप बता ही नहीं सकते थे कि सेम टू सेम फीचर, सेम टू सेम काम करता था। अब सर्च मारना, N95 था मेरे ख्याल से, या N91 था, दोनों में से एक फोन था, बड़ा सा फोन था उस वक्त। उस टाइम उसकी वैल्यू बहुत होती थी, महंगे फोन में से आता था। जो एप्पल की बात की है, ये बात भी हुई थी आज से 8 साल पहले की बात है। एप्पल के इन्होंने क्या किया था, चाइनीज ने एप्पल के स्टोर खोल दिए थे, नकली एप्पल बनाए, और एप्पल के स्टोर खोल के वहां पे नकली एप्पल के सेम टू सेम कॉपी, ए ग्रेड कॉपी वहां पे रख के इन्होंने पूरे चाइना में बेचनी शुरू कर दी थी। वो एप्पल के फोन भी इंडिया में भी एक्सपोर्ट हुए थे, इंडिया में भी एप्पल के नकली फोन आने शुरू हो गए थे। 10,000 15,000 में दिल्ली में मिलते थे। मेरा एक फ्रेंड रहता था दिल्ली में, उसने बोला था कि लक्की भाई एप्पल का फोन चाहिए। मैंने कहा कितने का है? कहता ये मेरे ख्याल 10 साल, हाँ 10 था मेरे पास उसके बाद, हाँ मेरे ख्याल एक्स था एप्पल का। मेरे को कहता कि 7,000 में। मैं हैरान हो गया था। एप्पल के फोन यहां तक पहुंच गए थे, लेकिन बाद में एप्पल वालों ने उनके नट टाइट कर दिए थे। तो बिल्कुल सही बोला है मेजर गौरव सर ने, एप्पल की खबर मैंने सुनी थी उनकी ये वाली। नेदरलैंड्स में, जो कि यूरोप में एक मुल्क है, देश है नेदरलैंड्स, वहां पे चाइनीज ने 2 नकली पुलिस स्टेशन बना रखे थे। आप सोचिए, 400 बीसी का जो कहते हैं कि जो इसके आगे 400 बीसी नहीं हो सकती, इस लेवल की 400 बीसी चाइनीज करते हैं। उन्होंने एक दूसरे देश में जाके 2 नकली पुलिस स्टेशन बना दिया। और इस पुलिस स्टेशन से वो लोग क्या करते थे कि जो वहां पे चाइनीज थे, जो कि नेदरलैंड्स की, जिनको सिटीजनशिप मिल गई है, नागरिकता मिल गई है, वो जो चाइना के खिलाफ बोलते थे या चाइनीज पॉलिसी के खिलाफ बोलते थे, उनको पुलिस वाले बन के धमकाते थे। इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी चोरी मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं सुनी कि किसी दूसरे देश में जाके एक नकली पुलिस स्टेशन बना दो। ये चाइनीज इसी टाइप के हैं, यही काम चाइनीज करते हैं दोस्तों। मेरे को लगता है कि इसमें ना नीदरलैंड के फेलियर है। अब हमारे यहाँ पे कोई चाइनीज पुलिस स्टेशन बनाए, ठीक है, उसमें चाइनीज तो होंगे ही ना। दूसरी खबर जो मैं आपके पास लेकर आया हूं, वो ध्यान से सुनने वाली है। ये हमने कल ही बताया था ना आपको अरशद शरीफ के बारे में कि ये पाकिस्तानी आर्मी क्यों मारेगी इसको, और क्या है किसी। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसमें 2-3 चीजें हैं। हो सकता है, ये मेरा गेस है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गेस कर रहा हूं, हो सकता है कि आईएसआई में कोई रोग एलिमेंट हो जिसने इसको निपटा दिया हो। मैं क्यों कह रहा हूं? साउथ अफ्रीका और
इन सब देशों में, अफ्रीका के देशों में दाऊद इब्राहिम का बोलबाला है और इसके बिजनेसेस हैं। ब्लड डायमंड्स का, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स हैं, जहां पे लड़ाई झगड़ा होता है, खून खराबा होता है, वहां पे जो डायमंड निकाले जाते हैं या माइन करे जाते हैं डायमंड, उसमें दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा, ये न्यूज आर्टिकल्स मैं आपको स्क्रीन पे लगातार दिखा रहा हूं कि आपको पता लग जाए कि दाऊद इब्राहिम गेम क्या करता है। इसके अफ्रीका में बिजनेसेस हैं। ये बंबई से गया, ब्लास्ट करके पाकिस्तान गया, फिर वहां पे दुनिया भर में इसने पाकिस्तान फौज, ISI के आशीर्वाद से। तो कई लोगों का यह कहना है कि हो ना हो इन्होंने दाऊद इब्राहिम को बोला हो कि ये जो अरशद शरीफ है इसको निपटा दो, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का बहुत ज्यादा बोलबाला है अफ्रीका में, इसके बिजनेस इंटरेस्ट है। और ऐसी खबरें भी उड़ी उड़ी सी आ रही हैं कि हो ना हो इसमें दाऊद इब्राहिम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है कि डी कंपनी का फोन गया हो किसी के पास, नाइजीरियन पुलिस के पास, किसी को पैसे पकड़ाए और पुलिस वालों ने मार दिया हो फेक एनकाउंटर में, और बोला कि फॉल्स आइडेंटिटी थी, हमें नहीं पता लगा अरशद शरीफ कौन है। क्यों? आपको बंदा नहीं दिख रहा? 9 गोलियां मारी आपने उसको, अरशद शरीफ को, जो ड्राइवर था उसको मतलब खरोच भी नहीं लगी, आपने टारगेटेड किलिंग करी, ठीक है, और फिर झूठ बोल दिया कि हमें लगा कोई किडनैप्ड बच्चा है गाड़ी में। यार, जिस गाड़ी में किडनैप बच्चा होगा आप उस गाड़ी पर अंधाधुंध फायर करोगे? आपको तो ये डर लगेगा ना कि बच्चा ना मर जाए, कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। यू विल नेवर डू इट। तो ये इसमें फ्रॉड चल रहा है और हो ना हो इसमें हो सकता है। ये मेरा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी पिछले 24 घंटे से रिसर्च करी है, तब मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के बहुत बड़े फुटप्रिंट्स हैं और ऐसा ही पाकिस्तान करवाता है, कभी इस चोर से, कभी इस उचक्के से, कभी इस माफिया डॉन से इसकी हत्या करवा दी, उसको मार दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है ISI खुद तो जाएगा नहीं मारने के लिए, क्योंकि अगर कोई ISI का अफसर या जवान पकड़ा गया, क्योंकि सब पाकिस्तानी आर्मी के, पकड़ा गया तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इंसिडेंट हो सकता है। तो इसलिए ये जो गंदे काम है जनरली ये लोग आउटसोर्स करते हैं, किसी और से करवाते हैं। तो जितने भी गंदे काम है आउटसोर्स करवाते हैं। कश्मीर में भी तो जिहाद है, जो ये भी तो आउटसोर्स इन्होंने कर रखा है, खुद थोड़ा ना हिम्मत है इनकी कि जाके करें। तो हाफिज सईद और मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन, ये सब गंदे काम आउटसोर्स कर देते हैं, खुद नहीं करते, जिसमें उनको लगता है कि थोड़ा सा नाम खराब होगा या यहाँ पे जिगरा चाहिए काम करने का, थोड़ा सा हिम्मत चाहिए। हिम्मत तो है नहीं, तो आउटसोर्स करो, पैसे देके काम करो जितने भी थोड़े बहुत। तो ये अरशद। अच्छा, एक और चीज मैंने भी जब ये इसकी मौत हुई थी ना अरशद की, तो मैंने भी यही प्रिडिक्ट किया था। मेरे को भी यही लगा था कि ये जो पुर्किस्तानी है ना, बहुत हराम के पिल्ले हैं, जो इनकी ISI है, जहाँ इनके डीप स्टेट्स है ना, तो ये ऐसे काम करवाते हैं। इन्होंने मरवाया है उसको। ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि हाथ इनके है, चाहे सोर्स कोई भी इन्होंने यूज किया, दाऊद का किया हो, जैसे मेजर गौरवारी सर भी बोल रहे हैं, जब कोई भी सोर्स यूज किया है, इन्होंने सोर्स यूज करके उसको मरवाया है। उसको अब दुबई में मरवा नहीं सकते थे, दुबई में से भी निकलवाला है, दुबई में से भी निकाल के उसको ऐसी कंट्री में भेजा है। अब मेरे को ये बात नहीं समझ आती कि दुबई से निकल के वो, ठीक है, अफ्रीका की कंट्री, ऐसी कंट्री में कहा गया, चला गया कि उसको जा, तो उसको भेजा गया कि जा तू वहां चले जा, वहां पे तू बच जाएगा, जब कोई ना कोई चक्कर पड़ रहा है। जैसे इमरान खान कुत्तों की तरह भौंक रहा है ना कि मैंने उसको कंट्री से आउट होने के लिए बोला है, ऐसे ही उसको किसी ना किसी से कहलवाया गया कि तू कीनिया निकल जा। अबे इंग्लैंड था, अब कोई और कंट्री थी, कनाडा था, मरना तो उसने अगर था तो वो कनाडा भी मरता, इंग्लैंड में भी मरता, लेकिन कीनिया में स्पेशली इसलिए मरा गया क्योंकि कीनिया में इनको ईजी था मारना। जैसे मेजर गौरवारी सर ने बोला दाऊद का चक्कर था, जब कोई भी आप फैक्टर लगा लो, वहां पे आपको फैक्ट्स नहीं मिल सकेंगे क्योंकि करप्ट कंट्री है। इंग्लैंड में जाता या कनाडा में जाता तो इसका उछलना था, और शायद उनकी एजेंसीज करती तो वो ओपनली बोल भी देती कि ये ISI ने पीछे से करवाया, या कोई नाम ले लेते। लेकिन असर सूख भी था, जैसे अफ्रीका कंट्री में दाऊद का असर सूख है, करप्ट कंट्री है, ठीक है, गोली मार देते हैं बात बात पे। तो ये सारा प्लान वही हुआ है। तो मैंने भी यही बात आपको आज से, जब ये हुआ था कांड, तो मैंने सेम डे आपको ये चीज बता दी थी, आप वीडियो चेक कर लेना मेरी, कि ये ISI ने पक्का का कांड करवाया है। ये लॉन्ग मार्च के बारे में कल हमने डिस्कशन करा था, आपको याद होगा कि इमरान खान कह रहा है कि लॉन्ग मार्च हम लोग करेंगे, और 28 तारीख यानी कल लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद धमक जाएंगे खान साहब, अब लाखों दर लाखों लोग लेके, और सरकार पे प्रेशर डालेंगे कि इलेक्शन करो। और अरशद शरीफ जो जर्नलिस्ट मारा गया था ना, अरशद शरीफ का इमरान खान ने बहुत फायदा उठाया, ये मैंने कल आपको बताया था। आज मैं एक और आपको बात बता रहा हूं। इमरान खान का पुराना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासुल खास, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि इमरान खान का राइट हैंड, अब तो राइट हैंड बेचारा नहीं रहा, उसका नाम है फैजल वावड़ा। तो फैजल वावड़ा ने क्या कर दिया कि फैजल वावड़ा ने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और वहां पे उसने कई सारी चीजें बोल दी और उसने एक बात बड़ी गजब सी बोल दी जिससे कि इमरान खान का दिमाग घूम गया और उसको गुस्सा आ गया। ये जरा छोटा सा वीडियो देखिए। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है, लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं और वो जनाजे दिए जाएंगे और मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। फैसल वावड़ा ने यह बोल दिया कि साहब अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च करेगा तो खून खराबा होगा, लाशें गिरेंगी पाकिस्तान के अंदर, लाशें गिरेंगी, खून बहेगा, लोग मरेंगे। उसने ये बोल दिया, ठीक है। पता नहीं किस सेंस में वो बोल रहा था, या तो उस सेंस में बोल रहा था कि हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, या इस सेंस में बोल रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी कोई ना कोई गेम ट्राई करेगी, आप लोग सतर्क रहना, या फिर जेन्युइनली इमरान खान का पंचर करने में फैसल वावड़ा लगा था। बड़ा सगा। अच्छा, धोखा भी सगा ही देता है, दुश्मन तो कभी धोखा देता नहीं है, क्योंकि दुश्मन से आप एक्सपेक्ट करते हैं और दुश्मन पर भरोसा भी नहीं करते, तो धोखा तो तभी होता है ना जब भरोसा होता है। तो मुझे लगता है कि या तो फैसल वावड़ा का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया पाकिस्तानी आर्मी ने, या तो पाकिस्तानी फौज ने फैसल वावड़ा का सॉफ्टवेयर अपडेट करे, इसको मिला के थप्पड़ थप्पड़ मारे, इसको जरा टाइट करा और इसको बोला कि तुम ऐसा स्टेटमेंट दो, या तो ये काम हो गया। या दूसरी चीज ये हो सकती है कि इसने बोलने की कुछ और कोशिश करी हो। खैर, ये चिट्ठी देखिए, इस चिट्ठी में साफ ये कहा गया है कि साहब फैसल वावड़ा ने बकवास करी है, अपना मुंह खोला है जो उसको मुंह नहीं खोलना चाहिए था, और और हम उसको पार्टी से निकालते हैं। तो उसको पार्टी से निकाल दिया, उसका मेंबरशिप स्थगित कर दिया, टेम्पररी परमानेंट जो भी है उसको एक्शन ले लिया। ये पाकिस्तानियों में आदत है, आप जब भी देखिएगा, बोलते बहुत हैं, ये काम नहीं करते, डिलीवरी नहीं है ग्राउंड पे, वरना इनके मुल्क का ये हाल नहीं होता। लेकिन आप किसी पाकिस्तानी से बोलिए कि किसी चीज पर बयान दो, तो ऐसी बात करेंगे जैसे कि ये पैरों तले अमेरिका को रोन देंगे। इनका नेचर है, बड़बोले लोग हैं ये। आप कभी भी देखिएगा, जब भी ऐसी बात करेंगे दे विल टॉक बिग। पाकिस्तानीज आर, जिसको हीलियम बलून होता है ना, दे आर हीलियम बलून्स, जिसके अंदर हॉट एयर या हीलियम भरी रहती है, वो हवा में ही उछलता रहता है, ऊपर जाता रहता है। दे आर लाइक दैट। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं ना, बहुत जरूरी है कि ऐतिहासिक तौर पे भी ऐसा ही काम करते आए हैं। एक छोटा सा वीडियो देखिए आप। Well, I told we'll fight it out. Is there a real possibility of street-by-street fighting? Inshallah, we'll keep them away. Because the feeling is that you don't have enough men here in the town to put up a big fight. Makes no difference. I never show my men. Will you make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. But some attempt has already been made in the past few days to come to some form of agreement. No, well, when I heard that, I told them what I felt about them. Which was? Well, that's between him and us. We stay here dead or alive. We fight it out to the last. But a lot of men might die. This is the price of the freedom. But what freedom? Not yours. It's mine. Yes, my country, Pakistan's. You still consider that you stand a fighting Pakistan chance will of... stay. Yes, inshallah, will stay. You're not being... ये क्या देख रहे हैं आप? ये था जनरल ए नियाजी 1971, जिसने सरेंडर करा था। सरेंडर करने के कुछ दिन पहले क्या बोल रहा है आप सुनना आपने, कि हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, या तो हम जीतेंगे या हम मर जाएंगे, फलाना ढिमका। ये ठीक है। और ये फोटो देखिए क्या करा भाई ने। कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि और क्यों, ध्यान से देखो इस फोटो को। हमें बोलते हो ना 93,000 के कच्चे आज भी इंडिया में पड़े हुए हैं, अकड़े पड़े हैं, ये सारी उम्र रहेंगे। 93,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में सरेंडर नहीं हुआ आज तक कभी भी। वर्ल्ड वॉर 1 में, 2 में, 3 भी हो जाए तब भी इतने मर जाते साले, शर्म के मारे मर जाते। आज भी मर जाओ, ये है तुम्हारी हालत। मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन मैं कभी ये नहीं करूंगा और सरेंडर नहीं करूंगा। फिर यही भाई ने सरेंडर कर दिया। कैमरा के आगे पाकिस्तानियों का बड़बोलापन, ये इनके पुष्ट दर पुष्ट एक चीज चली जा रही है। ये पहले भी ऐसे ही करते थे, ये आज भी ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 से लेकर 2.5 साल हमारा मेहमान रहा है ये ए नियाजी। इसको बैठ के इंडिया ने खिलाया, जो 93,000 लोगों को जो खिलाया है बैठ के
पाकिस्तानियों को, ठीक है, 16 दिसंबर जो सरेंडर करा था पाकिस्तानी आर्मी ने, उनको तो बैठ के खिलाया है 3-3 साल, 2.5-3 साल इसको भी खिलाया, 2-3 साल एक है नियाजी को। मैं बता रहा हूं, इसने बढ़िया स्कॉच पी है, इंडियन आर्मी की पूरी इसने हॉस्पिटैलिटी का, मेहमान नवाजी का फायदा उठाया, इसको आराम से रहा गया, गोल्फ खेलता था, इसने 2.5-3 साल पूरी ऐश करी है। एक बार इसने फरमाइश करी थी मुझे पाकीज़ा फिल्म देखनी है, तो इसके लिए पाकीज़ा स्क्रीन हुई, इसको पाकीज़ा फिल्म दिखाई, इसका इतना ध्यान रखा। आज की तारीख में पाकिस्तानी एक हमारा पायलट पकड़ लिया, वो भी 48 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए, तो कहते हैं टी इज फैंटास्टिक। फिर हर एक मुल्क की अपनी अपनी औकात होती है यार। हमारी औकात थी कि हमने 93,000 पाकिस्तानियों को बैठ के 3 साल खाना खिलाया, ये भारत की औकात थी। पाकिस्तान को एक कप चाय में सांप सूंघ गया यार, जो अभिनंदन को पिलाई थी, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। एक यार 5-10 रुपए की चाय के लिए इतना हल्ला, हमने तो आज तक नहीं बोला कि फूड वॉज फैंटास्टिक फॉर 3 years, स्कॉच वॉज फैंटास्टिक, पाकीज़ा वॉज फैंटास्टिक, हमने तो कभी नहीं बोला, ठीक है। तो अपना अपनी मुल्क की अपनी अपनी औकात होती है, अपना अपना बेस होता है, अपने अपने कद के हिसाब से, अपने अपने लेवल के हिसाब से हर एक मुल्क बयानबाजी करता है। पोर्कियो कच्चे वाज फंटास्टिक, आज भी लटके पड़े हैं तारों पे, 93,000 कच्चे वाज फैंटास्टिक। अकड़ गए हैं वैसे वो, पूरे लोहे के बन चुके हैं वो। अब पहन लेना आके, दोबारा हरकत करोगे ना सालों नंगे करके दौड़ाएंगे, नंगे करके। दोस्तों कल राजनाथ सिंह जी की बात हुई। सरगई शोइगु है जो रशिया का डिफेंस मिनिस्टर है, उसकी राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ बात हुई, और राजनाथ सिंह जी ने बोला कि थोड़ा सा यार टेम्परेचर कम करो। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में हो क्या रहा है वहां पे कि रूस फंस गया है। काफी में इंडिया लोग कह रहे हैं नहीं रशिया ने ये कर दिया। देखिए सीधी सी बात है कि आई थिंक 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के अंदर घुस गया था, 24 फरवरी को। दोस्तों 24 फरवरी का दिन है और आज का दिन है, आप लगा लीजिए आज है 27 अक्टूबर, कितने दिन हो गए। इतना बिलांद भरसा यूक्रेन, ठीक है, रशिया उसको ठोक नहीं पाया। और लोग कहते हैं कि अमेरिका मदद कर रहा है यूक्रेन की, बिल्कुल कर रहा होगा, कर भी रहा है, खोल के बोल रहा है कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज कर, लेकिन लड़ तो यूक्रेनियन रहे ना, लड़ तो कोई अमेरिकन नहीं रहे ना वहां पे। हो सकता है कोई लोग एडवाइस कर रहे हो, उनको काउंसिल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन जो आप वेपन दे सकते हैं यूक्रेनियन को, आप हथियार दे सकते हैं, लेकिन ट्रिगर दबाने वाला तो यूक्रेनियन ही है ना। वो कोई अमेरिकी ट्रिगर तो नहीं दबा रहा, कोई अमेरिकन जहाज तो वहां पे नहीं लड़ रहे उनके लिए। तो रशिया फंस गया दोस्तों बुरी तरीके से, और अब रशिया टेम्परेचर बढ़ा रहा है, और मुझे लगता नहीं है रशिया को ऐसा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों रशिया का ये कहना है कि जो यूक्रेन है वो डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। डर्टी बॉम्ब होता क्या है? जब आप रेडियो एक्टिव मटीरियल को कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव के साथ करते हैं ना, कि मतलब रेडियो एक्टिविटी फैल जाए, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद अ न्यूक्लियर ब्लास्ट या एटॉमिक ब्लास्ट, उससे आप कंफ्यूज मत करिए। इसमें कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव होगा, नॉर्मल जो TNT या फिर जो भी C4, मुझे नहीं पता, कोई भी एक्सप्लोजिव उन्होंने लिया होगा, उसके साथ रेडियो एक्टिव मटीरियल को मिक्स करके कि पूरा एरिया जो है रेडियो एक्टिव बन जाए। ये एक मोटा मोटी डिस्क्रिप्शन है डर्टी बॉम्ब की। डिटेल में हम लोग जा सकते हैं किसी दिन, लेकिन दिस इज जनरली व्हाट अ डर्टी बॉम्ब इज लूजली रेफर्ड टू एज। ये कॉन्सेप्ट है, इसको डर्टी बॉम्ब कहते हैं। तो वो कहते हैं कि किसी भी वक्त यूक्रेन यूज कर सकता है डर्टी बॉम्ब। तो पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर जो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्सेज हैं उनको बोल दिया कि जी आप तैयार हो जाओ, और काफी शोशा हो गया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये सब। ये जो ब्रिंक्समैनशिप है जो अब हो रही है, ये मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना किसी का भला नहीं है। वैसे भी लोग कह रहे हैं कि अगले साल द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अ वेरी सीवियर रिसेशन, ऐसा लोग कह रहे हैं। जो मुझे तो नॉलेज है नहीं इस चीज़ के बारे में, लेकिन जो लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में वो कह रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है और इकोनॉमीज कलैप्स करेंगी, काफ़ी डिफिकल्ट मामला है। और कहीं ना कहीं इसका वन ऑफ द ट्रिगर्स, बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें, और भी क्राइसिस हैं, लेकिन वन ऑफ द ट्रिगर्स इज द रशियन एंड द यूक्रेन वॉर विच इज़ हैपनिंग। रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई हो रही है। और हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ना, ये न्यूक्लियर थ्रेट से क्या होता है ना, दुनिया स्पूक हो जाती है, दुनिया डर जाती है यार। ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं यार, न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे ये, और वहां पे पुतिन ने भी लगा रखी है अपनी मिसाइल्स की मैं ठोक दूंगा। कुछ फिर इंडियंस कह रहे हैं कि हाँ देखो पुतिन बड़ा स्ट्रांग मैन है। यार ये देखो, ये ना गैर जिम्मेदारी होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। आई डोंट अग्री। और मैं एक और चीज कहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि पुतिन जीत रहा है,
यार जीत रहा है तो फिर 3 लाख लोगों को क्यों बोल रहा है कि कॉन्स्क्रिप्ट हो जाओ? सिविलियंस हैं जिन्होंने आज तक गुलेल नहीं चलाई यार, उसमें से काफी कुछ हैं जिनको गुलेल नहीं चलाई आज सबकी। चलो मैं इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। मेजर गौरव वाले सर डिसएग्री करते हैं, मैं भी डिसएग्री करता हूँ किसी हद तक के रशिया को ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। लेकिन एक बात भाई और है, अगर वो डटी बम की बात कर सकते हैं तो क्या उसको बोलना जायज़ नहीं है? तो उनको भी तो नुकसान होगा ना, उनके बंदे भी तो मरेंगे, चाहे वो डटी बम जैसा मर्जी हो, आप उसको न्यूक्लियर नहीं काउंट करते। तो मेरी एक रशिया को सलाह है कि अगर वो डटी बम यूज़ कर सकते हैं तो तुम्हारे कौन सा हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं, तुम भी बोल सकते हो। दुनिया को यही प्रॉब्लम है ना कि आप जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो नहीं यूज़ करना। तो आप भी, मैं होता प्रेसिडेंट ना, देखो बात ये नहीं होती, अगर पाकिस्तानी मेरे को बोलेगा कि हम ये बम यूज़ करेंगे तो भाई मेरा भी हक बनता है कि हम भी बोलेंगे कि हम भी करेंगे, फिर तो करके दिखा। तो ये होता है कि काउंटर थ्रेट देना, किसी चीज को रोकना। मैं मेजर गौरवारे सर से एग्री करता हूं कि वो क्या कहते हैं कि कन्वेंशनल जो है जो बम है, न्यूक्लियर बम, उसको नहीं यूज करना। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो रशिया बोले कि हम भी डटी बम यूज कर लेंगे, रशिया के पास तो ज्यादा पावर है। और बात रही कि अगर ये रशिया ना बोले, मेरे ख्याल से उसको बोलना नहीं चाहिए, वो ये अगर ये स्टेटमेंट दे देना कि तुमने अगर डटी बम यूज किया तो हम भी वही डटी बम यूज करेंगे, फिर तो पूरी दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अगर दुनिया को यूक्रेन पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो डटी बम यूज कर रहे हैं तो यूक्रेन का साथ देना शुरू कर देते हैं सारे कि ठीक है यार, उन्होंने बोल दिया, उस पर किसी ने तनकीद नहीं की कि वो क्यों डटी बम यूज करेंगे। रेडिएशन तो फैलेगा ना, चाहे C4 से लगा के फोड़े, चाहे उसको करेंगे आसमान, वो एनवायरनमेंट में तो जाएगा है ना रेडिएशन, उसकी तनकीद क्यों नहीं कर रहे फिर? तो उस यूक्रेन को भी बोलना चाहिए कि ये तुम क्या कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। तो इस पे अगर मैं प्रेसिडेंट होता, मैं भी उनको बोलता कि तुम 10 किलो यूज करोगे, मैं 100 किलो यूज करूंगा, अब बोलो। अब फिर दुनिया बोल के दिखाती। हाँ, रशिया ने ये गलत बोल दिया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो नहीं ऐसा डट्टी चीजें नहीं करते, वो पायदार की चीजें करते हैं, तो कोई बात नहीं, बोल दिया। लेकिन मेरे हिसाब से भी नहीं बोलना चाहिए था, उनको यही बोलना चाहिए था कि तुम डटी बम यूज करोगे, हम कीप पे साला 100 किलो का डटी बम फेंकेंगे। फिर देखते दुनिया बोलती, फिर देखते कि कौन कंडेम करता। यूक्रेन को कंडेम कोई नहीं कर रहा कि यूक्रेन ने डटी बम की बात की है। चलिए खैर, बात नहीं कर रहा, जनरली कह रहा हूं, उसमें काफी लोग हैं जिन्होंने गुलेल नहीं चलाई यार, एयरगन फायर नहीं करी, कभी चिड़िया नहीं मारी। उनको बिना ट्रेनिंग के पकड़ो, वर्दी पहनाओ, कुछ कुछ मोटा मोटी थोड़ा बहुत सिखाओ, बोलो चलो तुम फ्रंट लाइन पे। ऐसा रशिया क्यों कर रहा है? अगर रशिया जीत रहा है तो 3 लाख कम नहीं होते, 3 लाख, 3 लाख पीपल, 300,000। तो या तो रशिया ने कुछ ऐसे, रशिया को ऐसा सफर कराया, रशिया ने कुछ ऐसा, रशिया को लगा है कि हमारा नुकसान इतना हो गया कि 3 लाख लोग ही उसकी भरपाई कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा 3 लाख लोग मर गए, मैं ये नहीं कह रहा, बस मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं गैप्स पूरे करने के लिए इनको चाहिए एडिशनल मैन पावर, और ये एडिशनल मैन पावर रशिया लेने की कोशिश कर रहा है। लोगों को घर चिट्ठियां भेज रहा है कि तुम आ जाओ, ज्वाइन करो, यूक्रेन से हमारी लड़ाई है। कुछ कुछ जोश में चले जा रहे हैं, और दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो कि मना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना खुद का हाथ तोड़ दिया, जब ब्रोकन देयर ओन हैंड, कुछ लोग रशिया से भाग गए। तो ऐसा बड़ा ड्रामा अभी रशिया में चल रहा है। तो ये डर्टी बॉम्ब की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता था। लेटेस्ट है, राजनाथ सिंह जी ने बोला था सरगई साहब को कि भाई साहब थोड़ा सा ना हाथ थोड़ा सा हल्का रखो, डोंट, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात नहीं है, आप सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट भी देते हैं ना, तो दुनिया उसको ठीक तरीके से नहीं लेती, फिर दुनिया का रिएक्शन बहुत खराब होता है। क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी में लाखों लोग मर गए, और हमने देखा है कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या कर सकते हैं, एंड दे आर टेरिफाइंग, दे आर टेरिफाइंग। कोई पागल जुनूनी होगा जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात करेगा, और मुझे नहीं लगता है कि रूस को ऐसी बातें करनी चाहिए, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इवन स्क्रीन पे ऐसे दिखाने चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान करे तो ठीक है, वो गैर जिम्मेदार मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान की तो कोई। यार मैं फिर मेरे को ना यही हो रहा है, मैं एक क्वेश्चन है मेजर साहब से, यूक्रेन ने जो डटी बम की बात की है उसको कंडेम क्यों नहीं कर रहे? चले ठीक है, वो गलत है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बहुत ये सही नहीं है कि उसने धमकी दी है कि हम वो करेंगे। तो उसको अगर क्या
मेजर गौरव आर्य सर इस बात को कंडेम करेंगे कि अगर रशिया फिर कंडेम करते कि अगर रशिया भी बोलता कि हम भी डटी बम यूज करेंगे? यूक्रेन ने बोला तो यूक्रेन को मेजर गौरव आर्य सर ने एक बार क्यों नहीं बोला कि यूक्रेन ने क्यों बोला कि हम डटी बम यूज करेंगे? क्या उससे रेडिएशन नहीं फैलेगा? खुद ही बोला है इन्होंने कि उससे रेडिएशन फैलता है। ये मेरे को बात ना, मेरे को पता क्यों है, अब एक बात और कह रहे हैं कि रशिया जीत नहीं सकता, रशिया ऐसे नहीं कर सकता। मेजर गौरव सर, मेरी आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। मेरे क्वेश्चन होते हैं, एक डिप्लोमेटिक भी साथ होता है। पूरी दुनिया रशिया को छोड़ के यूक्रेन के पास, यूक्रेन को ओके कह रही है, ठीक है, इंडिया साथ दे दे, चाइना साथ दे दे, 2-4 कंट्री और तगड़ी साथ दे दे, उसका एक दिन में सफाया कर देगा वो, एक दिन में। यूक्रेन का बिलांदवर का बोला ना आपने, वो एक दिन में सफाया कर देगा। उसने अपना नुकसान करवा लिया रशिया ने इसी चक्कर में, दुनिया के प्रेशर में। मेरे हिसाब से तो उसने गलत किया। इतना प्रेशर था तो ठोकना तो ठोक ही देता। इतनी पावर है रशिया के पास, इतने बड़े बड़े बॉम्ब हैं, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं कर रहा, ठोक देते सारे। यूक्रेन ये है बेचारा बना के रखा लिया आपने लोगों ने, हम लोगों ने बेचारा बनाया। बात करता था वो कि मैं नेटो में चले जाऊंगा, रशिया ने मना किया, यार नेटो में ना जा। जब जुत्तियां पड़नी शुरू की फिर कहता कि हम नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे। अब जब लड़ाई बढ़ी गई है, अब रशिया कैसे पीछे हटे? पहले पंगा यूक्रेन ने लिया, रशिया ने नहीं लिया, ज्यादा हवाबाजी मार रहा था। ये कौन सी बात होगी? मैं रशिया का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं किसी बात पे, ये मत समझना कि मैं रशिया के सपोर्ट में हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप फैक्ट एंड फिगर स्टार्ट कहां से हुआ, कहां तक गई बात। और जब अब यूक्रेन ने डटी बम की बात कर रही है तो कोई कंट्री ने बोला कि यार ये तू क्यों बोला, तूने डटी बम, कन्वेंशनल वॉर लड़ता रहे, मरता रहे जितने टाइम मरना है। वो वैल्यू नहीं है। तो वो कह देते हैं कि पाव किलो के बम है। जैसे पाकिस्तानी मिनिस्टर नहीं था शेख रशीद एक ज़माने में, अब तो नहीं रहा मिनिस्टर वो, तो पाव किलो के बम है। हमारे पास ऐसे बम है जो हम इंडिया में मारेंगे तो मुस्लिम्स को कुछ नहीं कहेंगे, सारे हिंदुओं को मार देंगे। वो ऐसी ऐसी फेंकता था। तो यार पाकिस्तान के साथ जब वो पाकिस्तान करता ना तो कॉमेडी सी हो जाती, फिर हम हंसी मजाक में ले लेते हैं, बिकॉज वी नो नॉन सीरियस लोग हैं, नॉन सीरियस कंट्री है, हंसी मजाक में वो कुछ भी, हंसी मजाक नहीं, वो सीरियसली बोल रहे होते हैं, हमें मजाक लगती है। लेकिन पाकिस्तान कहता है तो चलता है यार, रूस कहता है तो नहीं चलता। रूस कहता है फिर दुनिया भर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर अमेरिका अपने ICBM निकालेगा, फिर बाकी सब लोग अपने वेपन्स निकालेंगे, तो फिर दुनिया कहाँ जाएगी? तो ये चीज़ है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेजर गौरव सर अपने हिसाब से बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो बंदा ना सीरियस किसी की बात को नहीं लेता वो जुतियां खाता। हमने सीरियस नहीं लिया आज तक पाकिस्तान को, अब लेना शुरू किया ना पिछले 8-10 साल से। हमने पिछले 10 साल पहले से हमने पाकिस्तान को सीरियस लिया ही नहीं। ये पुरखियों ने तभी हमारा नुकसान किया है। अब पाव किलो के बम बोल रहे हैं, किसको पता कि उन्होंने बना के रखे हो, किलो के 2-2 किलो के 4-4 किलो के बम बना के रखे हो। जब वो अटैक कर देगा तब हम उनको सीरियसली लेंगे। तो हमें जो पाकिस्तान बोलता है ना सीरियस लेना चाहिए, उसको हाईलाइट करना चाहिए। दुनिया कहते हो हम दुनिया नहीं सीरियस लेते, अबे हम क्यों नहीं लेते भाई सीरियस? इसी वजह से हमने मार खाई है ना। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि हम सीरियस नहीं लेते, दुनिया भी सीरियस नहीं लेती। लेना चाहिए सीरियस। अगर सीरियस नहीं, आज नहीं सीरियस लोगे तो कब लोगे? जब सिर पे गिर जाएगा तब लेंगे हम सीरियसली भी। हाँ यार अब कैसे निकला ये पाव किलो का बम। तो ये बातें सोचने वाली होती हैं। बाकी अपनी अपनी सोच होती है, मेरी सोच ऐसी नहीं है, मेरी सोच थोड़ी उल्टी चलती है। दोस्तों इस साल के अंत तक इंडिया ने काफ़ी कुछ प्लान कर लिया है, मिलिट्री ड्रिल्स। तो दिस इज टू सेंड अ मैसेज टू चाइना। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। ये नोट्स हैं यहाँ पे देखिए कि एक तो मालाबार क्वाड्रिलैटरल नेवल वॉर गेम्स हैं, ये जापान के आसपास। तो ये तो नेवी का चलता है मालाबार एक्सरसाइजेस। ये हैं एक, ये बहुत बड़ी चीज़ है, चाइना बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एक तो ये इन्फेंट्री एक्सरसाइजेस हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ और आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ, और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर ड्रिल्स हैं, ये होंगी अमेरिका और इंडिया के, और ये होंगी उत्तराखंड में। तो इसेंशियली क्या है कि ये अभी भी हुई थी कुछ समय पहले, अभी दोबारा 1-2 महीने के अंदर दोबारा अमेरिका के साथ। देखिए जो मालाबार क्वाड्रिलैटरल है वो तो होता ही होता है,
बाकी जो और नेवल एक्सरसाइजेज हैं वो भी हैं, लेकिन इसमें जो चुभाने वाली चीज है, ऑब्वियसली मालाबार एक्सरसाइजेज, चाइना परेशान है, कोई नई बात नहीं कह रहा मैं आपको, पुरानी बात है ये। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इंडिया अब अमेरिका को हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में ले जा रहा है कि आओ हम साथ ट्रेनिंग करते हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने के लिए, ऐसा होगा नहीं ना, इंडिया को ऐसी जरूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारत चाइना को ये मैसेज दे रहा है कि अगर तुम ये सोचते हो कि हम हिमालय में अकेले हैं, तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ लोग हैं जो हिमालय में या यहां पे यानी कहीं और तुम्हारे साथ एंगेज करेंगे। तो ये सब चाइना की तैयारी हो रही है और ये जबरदस्त एक अनाउंसमेंट है। आप देखिएगा चाइना का धीरे धीरे 2-3-4 दिन में क्या बयान आता है इस चीज को लेकर। तो चाइना थोड़ा सा फंसा हुआ है। अब दोस्ती तुम्हारी पाकिस्तान के साथ है तो बड़बोले तुम भी बन जाओगे ना। मैं चीन की बात कर रहा हूं, तुम भी बड़बोले बन जाओगे क्योंकि तुम्हारा दोस्त वैसा है, दोस्त है, गुलाम है, जो भी है वो भी ऐसा है, हीलियम से भरा हुआ, तुम भी हीलियम से भरे हो। नैन्सी पेलोसी का जहाज अगर उतरने की कोशिश करेगा ताइवान में तो हम हवा से उड़ा देंगे। ये अपने माउथ पीसेस खुद नहीं कहते ये लोग, ये ग्लोबल टाइम्स टाइप के जितने भी ये हॉट एयर बलून्स हैं उनसे कुछ ना कुछ कहलवाते रहते हैं। नैन्सी पेलोसी आई बेचारी, आके चली गई, सबको राम राम कह के, शी इज बैक इन अमेरिका। फिर 4-5 कांग्रेसमैन आए, वो आके चले गए, फिर क्या हो गया? क्या कर दिया? ताइवान पर अटैक नहीं करा ना। तो ये ऐसे ही हवाबाजी चाइना कर रहा है, लेकिन अब चाइना फंस गया क्योंकि ताइवान में वो कुछ कर नहीं पाया। अब इंडिया जो कर रहा है ना दोस्तों, इंडिया क्या कर रहा है कि क्वाड्रिलैटरल मालाबार एक्सरसाइजेस नेवी की जो हो रही हैं, इसमें कई मुल्क आएंगे, ये करवाएगा। जापान के साथ जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं वो अलग कर रहा है इंडिया, और उत्तराखंड में हाई एल्टीट्यूड एरिया में ले गया ये अमेरिका को, जिससे कि 75 या 100 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो चाइना सैटेलाइट से पूरा देख रहा होगा वहां पे, और हम चाहते भी हैं कि चाइना देखे सब कुछ, उसको भी पता लगे ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वहां से चाइना देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और चाइना के लिए चिंता का बहुत विषय है। दोस्तों ये थी आज की खबर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर से एक बार आप सबको कुमाऊं डे और इन्फेंट्री डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। तो भाई लोगों यहाँ पे वीडियो खत्म होगी। आप लोगों ने मैंने बीच बीच में वीडियो के बीच में रोक के मेजर गौरव आर्य से कई बातों से मैं डिसएग्री भी हुआ हूँ आज। तो कई बात वैसे तो मैं एग्री रहता हूँ, मोस्टली मेरी 98% या 97% मैं मेजर गौरव आर्य सर से एग्री करता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है क्योंकि वो उनकी सोच है, मैंने अपनी सोच बतानी होती है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आएगी होगी कि मेरी सोच क्या है। आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हो, एग्री भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा जो मानना है, 2-3 बातें इन्होंने की हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताई हैं कि आप अगर यूक्रेन डटी बॉम्ब की धमकी देता है, ठीक है, तो पूरी दुनिया क्यों नहीं रिएक्ट करती। हाँ, उन्होंने कन्वेंशनल जो उसका क्या कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है, ठीक है, वो गलत है। उसके साथ मैं मेजर, लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से भी, अब तो हम रशिया के पीछे पड़ गई है पूरी दुनिया, ठीक है। अगर यही बात अब यूक्रेन के बाद नहीं ना पड़ी पीछे, किसी ने नहीं ना बोला कि तुम डटी बम यूज क्यों कर रहे हो, किसी ने कंडेम नहीं कर रहे। क्या रशिया अगर ये बात बोलता कि हम भी तुम अगर 1 किलो का फेंकोगे तो हम 100 किलो का कीप पे फेंक देंगे, डटी बम यूज करेंगे, तब भी रशिया को आप कंडेम करते? सोचने वाली बात है, सोचना, ठीक है। बाकी जो रशिया के बारे में कह रहे हैं कि रशिया जीत नहीं सका, वो बिलांग भर का कंट्री है, ठीक है। रशिया को 4 कंट्री को सपोर्ट दिलवा दो, इंडिया सपोर्ट कर दे, आज चाइना सपोर्ट कर दे, फुल की ठोक दे। एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे यूक्रेन को खंडर बना देगा। ये एक डिप्लोमेटिक की भी होती है, ठीक है, कि उन पे इतना प्रेशर है, उनके इतना प्रेशर है कि इसलिए वो नीचे डाउनग्रेड जा रहे हैं। तो वो अपने देश के उनके ज़्यादा नुकसान करवा लिया सिर्फ इसी चक्कर में। उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर बैठे हम रशिया को, और रशिया सिर्फ दबाव के नीचे आके हो गया। कोई भी कंट्री के साथ अगर 50 कंट्रियाँ 100 कंट्रियाँ लगी हुई हैं, यूक्रेन के साथ 50-100 कंट्रियाँ उनके साथ लगी हुई हैं, ठीक है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। अब क्या आप अपने भी सोच के देखो, इंडिया क्या पाकिस्तान को एक दिन में उड़ा सकता है? उड़ा सकता है। अगर इंडिया क्या 1 साल में पाकिस्तान को उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता। अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका यूरोप हो जाए तो इंडिया जोर लगा ले, रशिया भी उस तरफ हो जाए, चाइना भी उस तरफ हो जाए, इंडिया अकेला 2-4 को टूची पुची कंट्री को लेके बैठा रहे और हमला करे, क्या पाकिस्तान को जीत लेंगे? नहीं जीत पाएंगे। तो यही उल्टा रिवर्स करके देखो,
इंडिया के साथ कंट्रियां आ जाए और पाकिस्तान को उड़ा दे, 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान खत्म कर देगा इंडिया। तो ये होती हैं, बाकी अपनी अपनी सोच होती है। रही बात चाइना की, तो किसी पे ट्रस्ट मत करो। ये चाइना भी एक नंबर का चोर है, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। जब कोई भी कंट्री है यार, जब आप खुद की गले में हड्डी फंसती है ना, तो जो दुश्मन कंट्री भी होती है उसको भी अपना दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें सिर्फ अपने बलबूते पे रहना है। इंडिया ने अपने बारे में ही सोचना है कि हमारा कहाँ पे बेनिफिट है, कहाँ पे नुकसान है, हमने वही बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक थी वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप कि आपको मेरे विचार जो बीच में मैंने काफ़ी बातें बोली है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गई होंगी। मेजर गौरव आर्य सर के मैंने रोक रोक के अपनी बातें भी बोली हैं। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आई होगी, वरना कोई बात नहीं, आप निकाल के वो वीडियो देख लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पोर्ट जितनी भी है, 100 की हो 50 की हो, मेरे को उतनी की स्पोर्ट की ज़रूरत है। मैंने अपना विचार बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक थी वीडियो। प्लीज़ अगर आपको मेरे विचार या मेरी वीडियो या नेशन फर्स्ट, जिसको मैं अपना धर्म समझता हूँ कि मेरा धर्म जो इंडिया वो फर्स्ट रहे, ठीक है, इसी वजह से मैंने इसका नाम भी नेशन फर्स्ट रखा हुआ है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है या मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम भी इंडिया के लिए कुछ कर सकें। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।